आज की क्लास में हम कुछ नई चीज पढ़ने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहले लेट से एक क्यूब है। ये आ गया हमारे पास एक क्यूब। अच्छा, क्यूब से रिलेटेड मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हें ये बात का तो आइडिया है ना, क्यूब की सारी डायमेंशन सेम लेंथ की होती हैं। मतलब अगर ये एक्स है तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि ये क्यूब है। ऐसा ही है। सही है। अच्छा, हम कुछ बातें अज्यूम करने वाले हैं। सही है। अब उनमें से एक जो है ना, वो ये है कि हमारे पास लेट से इसके अंदर एक मास है जो यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है। तो ये बना दिया मैंने एक पार्टिकल ऑफ मास एम। सही है। मैं यहाँ लिखता रहता हूँ। क्या है? वन एटम ऑफ मास एम। ठीक है, इसका मास मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, एम है। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली। अच्छा, बहुत लंबी डेरिवेशन में करने वाला हूँ। हो सकता है बीच में कुछ चीजें समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। और हो सकता है समझ आके भी समझ ना आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, तो भी मुझसे पूछ लेना। क्योंकि हम एंड में कुछ ड्राइव करेंगे, लेकिन उसकी डेरिवेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इतनी बड़ी डेरिवेशन पेपर में वो कभी भी नहीं देता। सही है, मैं स्किप कर दूंगा कुछ पार्ट जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में इतनी बड़ी डेरिवेशन नहीं देता, मैं बता दूंगा कहाँ से इंपॉर्टेंट है। लेकिन समझ बेस बनाने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। हम अज्यूम करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सही है, हॉरिजॉन्टली। तो हम्म। मैं इसको अज्यूम कर लूँ ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाँ या ना? अभी इस ऑब्जेक्ट लेफ्ट में मूव कर रहा है। हाँ, लेफ्ट पे मूव कर रहा है। सही है हमारा। सही है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये जाके आगे जाके एक वॉल को हिट करेगा। सही है। इसे लेट से इस वॉल को हिट कर देगा यहाँ वाली। ऐसा ही है ना? कुछ गलत तो नहीं बिल्कुल। कह रहा मैं? हम पोलैरिटी भी इसमें इलास्टिक कोलिजन होगी। सही है। हम ये भी बातें अज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसके अंदर इलास्टिक कोलिजन होगी जब भी ये कोलाइड करेगा। कोलिजन। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं, पोलैरिटी अज्यूम करेंगे तो राइट साइड इज पॉजिटिव हमारी। राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव। लेफ्ट इज नेगेटिव। पोलैरिटी अज्यूम करनी थी तो मैंने इस तरह कर दी, राइट इज पॉजिटिव लेफ्ट इज नेगेटिव। तो अभी ये लेफ्ट पे जा रहा है, मतलब कि हमारे पास नेगेटिव डिस्टेंस कवर कर रहा है या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसका मोमेंटम निकालूं, चेंज इन मोमेंटम होगा जब कोलिजन होगी, तो चेंज इन मोमेंटम होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। सही है, चेंज इन मोमेंटम। उसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो एम वी माइनस एम यू। वी मुझे फाइनल वेलोसिटी शो कर रहा है, यू मुझे इनिशियल वेलोसिटी शो कर रहा है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एम टाइम्स वी, मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। हम अज्यूम करते हैं कि जो इसकी स्पीड है जाते हुए टू द लेफ्ट, ये थी यू एक्स। सही है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऐसे ही है। हम्म। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो ये यू एक्स में मूव कर रहा है। सिंस हमने एक पूरा 3D ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हमारे पास याद रखना, एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वाई में भी कर सकता है, और जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। 3D में तो यही होता है ना, एक्स वाई जेड। मतलब अगर मैं बनाऊं तो ये मेरा बनता है ना, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये जेड है। एक ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरह से हमारे पास होता है, इतने प्लेन्स होते हैं हमारे पास। तो बहरहाल अभी तो हमने हॉरिजॉन्टली मूव करने की बात की, मतलब कि वो एक्स डायरेक्शन में स्पीड यू से मूव कर रहा था। मैं इसके अंदर अगर देखूं तो एम मेरे पास कॉमन आ जाएगा, उस मास रिमेन सेम। और इलास्टिक कोलिजन हो रही है, मतलब वेलोसिटी भी सेम रहेगी। ऐसा ही है, क्योंकि एक ही पार्टिकल है। हम्म। वी की जगह मैं लिखूंगा यू एक्स, और यू की जगह लिखूंगा मैं नेगेटिव यू एक्स। ऐसा क्यों किया मैंने, बताओ? क्या आप दोबारा पूछ रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने चलो मैं इसको अलग अलग ही लिख दूँ। मैं वी की जगह लिख रहा हूँ क्या, यू एक्स। और यू की जगह लिख रहा हूँ मैं नेगेटिव यू एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया? पोलैरिटी कंसिडर करते हुए। पोलैरिटी कंसिडर किया। इनिशियली इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे थे, तो उसका यू जो था मेरा, दैट सिंस ये लेफ्ट साइड पे ट्रैवल कर रहा है, स्पीड इज टू द लेफ्ट, तो हम बोलेंगे ये नेगेटिव यू एक्स है, और राइट साइड पे है तो पॉजिटिव यू एक्स है। सही है।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, सुकून से गौर से सुनते रहना, एक दफा भी ना तुम्हारी कंसंट्रेशन यहाँ से नहीं हिलनी चाहिए। तुमने कॉपी ना एम करूं? कॉम क्या? कॉपी करो, कॉपी कर लो, लेकिन हम्म। समझ समझ के करो, मतलब ये है। तुमने एम कॉमन ले लिया तो तुम्हारे पास क्या बन गया? यू एक्स, और जाहिर है तुम्हारे पास ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, तो ये यू एक्स आ गया। इन शॉर्ट तुम्हारे पास क्या आ गया? 2m यू एक्स। इस चीज में कोई इशू है तो मुझसे पूछो। यू एक्स और यू एक्स ऐड हुए तो ये m टाइम्स 2 ux हो गया, मैंने इसको स्प्लिट करके फिर ऐसे लिख लिया 2m यू एक्स। कोई इशू, कोई मसला? जल्दी जल्दी पूछो, बहुत सारा करना है मेरे को। नहीं। टाइम इंटरवल अगर मैं तुमसे पूछूं, लेट से मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है t। सही है, हमने ऐसे ज्यूम कर लिया। तो अगर मैं तुमसे बोलता कि मुझे क्या बताओ, टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, सक्सेसिव कोलिजन्स। तो भाई देखो, टाइम अगर मुझे निकालना है तो पहले ही ऑब्जेक्ट इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जाएगा तो कोलाइड करेगा, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जाएगा तो कोलाइड करेगा, ठीक है ना? कोई हम अज्यूम करें कोई और पार्टिकल भी मौजूद नहीं है। बात समझ आ रही है? इस पूरे बॉक्स में हमारे पास एक ही पार्टिकल था, तो इस कॉर्नर से मूव किया था तो वहां पूरा डिस्टेंस डी कवर करेगा तो कोलिजन होगी, फिर वापस हॉरिजॉन्टली आ रहा होगा तो कोलिजन होगी। समझने की बात यह है हम्म। कि फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टाइम का, डिस्टेंस ओवर स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो टाइम किसके बराबर आ जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड के। डिस्टेंस सही। ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमने बोला? डी। पिछले अब हमने ऊपर मैंने लेबल किया है डी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। स्पीड कितनी है? 2m यू एक्स। कोई इशू इस चीज में? नहीं। अच्छा, फिर मैं एक काम और करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसकी एवरेज रिजल्टेंट फोर्स निकाल। हमें एएस से ये बात पता है कि रिजल्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, क्या होता है वो? सर थोड़ा सा नीचे मैं कॉपी करूँ? अच्छा चलो, इतना ज्यादा कॉपी नहीं करो, ज़ाहिर है मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तुम बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें समझ। जैसे तुम्हारे पास चेंज इन मोमेंटम ये आया है, तुम्हारे पास क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तुम एक एक चीज ये मेन मेन कॉपी करो, बाकी चीजें समझ लो, लेकिन मेन चीजें कॉपी करो। ये चेंज इन मोमेंटम है तुम्हारा, ये कॉपी कर लिया राइट से। टाइम तुम्हारा ये है, तुमने ये कॉपी कर लिया, ठीक है? सही है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एएस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज रिजल्टेंट फोर्स का, क्या है वो फॉर्मूला? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो हम यहाँ पे एवरेज रिजल्टेंट फोर्स के लिए बिल्कुल यही अप्लाई करने वाले हैं। एवरेज रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम के। तुमने पिछले पार्ट में मेरे साथ चेंज इन मोमेंटम निकाला है, पिछले पार्ट नहीं ऐसे, मतलब हमने इस चीज को कंटिन्यूएशन में लिया हुआ है। तो ये हमारे पास है 2m यू एक्स डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है? डी ओवर, अब जो भी चीज ओवर होती है वो ऊपर आके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। हमारे पास ऐसे। अच्छा सही। बाय द वे, मैंने एक चीज गलत कर दी। सक्सेसिव कोलिजन्स की बात कर रहे हो। सक्सेसिव कोलिजन्स में मैंने तुम्हें अभी ये बात भी बताई थी कि ये पहले यहाँ जाके कोलाइड करेगा और सेकंड कोलिजन कहाँ होगी? जब ये वापस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 2d। हाँ या ना? बिल्कुल। ये तो एक कोलिजन हुई थी ना जब यहाँ गया था, जब वापस गया था तो क्या था? 2d हो जाएगा। दो डिस्टेंस कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आना था 2d, और जब यहाँ पे 2d आना था तो हमारे पास क्या होता कि जो स्पीड थी हमारी, स्पीड हमारे पास तो ux, मोमेंटम नहीं लिखना था मैंने, ये पूरी चीजें गलत लिख दी थी बहरहाल। तो टाइम हमारे पास डिस्टेंस ओवर स्पीड आना था, तो डिस्टेंस हमारा 2d कवर कर रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूँ क्यों। इस वजह से कि पहले ये यहाँ जा रहा है और फिर ये वापस आ रहा है। सही है, तो पहले डिस्टेंस d फर्स्ट कोलिजन, और ये सेकंड कोलिजन। सक्सेसिव का मतलब होता है बार बार कोलाइड करना है, वन बाय वन, लाइक एक के बाद दूसरी। फर्स्ट के बाद सेकंड कोलिजन, उसमें कितना टाइम लग रहा है? फिर थर्ड के बाद फोर्थ, मतलब जो बिल्कुल नेक्स्ट होती है उसके, उसमें कितना टाइम लग रहा है? तो बहरहाल 2d हमारे पास सक्सेसिव कोलिजन्स का टाइम था ओवर यू एक्स। अब हमें यहाँ पे इनपुट करना है टाइम, तो 2d ओवर यू एक्स। मैंने अब ज़ाहिर है ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें बेसिक मैथ्स की नॉलेज है, तो ये यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। 2d ओवर यू एक्स की जगह मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया वो। फिर क्या करना है मैंने? 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा हम्म। है, और कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। मेरे पास नेट फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है m टाइम्स यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। कोई इशू इसमें? नहीं। बेसिक चीज़ अप्लाई की है मैंने, जो चीज़ें तुमने पढ़ी।
तो भाई ये आपने मोमेंटम अभी तक मेरे साथ देखा था, ये आपने यहाँ टाइम देख लिया और यहाँ आपने एवरेज फोर्स देख लिया। सही है। आगे चलते हैं। ये तो हमने एक पार्टिकल के लिए निकाला है, ऐसा ही है। बिल्कुल। अगर मैं तुमसे बोलूं इस एक ही ब्लॉक के अंदर, जो हमने ब्लॉक ऊपर बनाया भी था, ये वापस से बनाता हूँ। अगर मैं तुमसे ये बात कहता कि इस ब्लॉक के अंदर बेसिकली बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो यहाँ मूव कर रहे हैं, सिर्फ एक नहीं है, क्या है, बहुत सारे, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। सही है, सिर्फ एक ब्लॉक एक मूव नहीं कर रहा है, करोड़ों पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पे हमारे पास मूव कर रहे हैं, एन पार्टिकल्स। फिर क्या करता मैं? तो मैंने जो फोर्स निकाली है उसको मैं मल्टीप्लाई पे एन कर दूंगा। जब ये एक पार्टिकल की फोर्स है तो एन पार्टिकल्स की फोर्स कितनी हो जाएगी मेरे पास, नेट फोर्स या टोटल फोर्स, जो भी मैं बोलूँ। टोटल फोर्स फॉर एन पार्टिकल्स वुड बी एन टाइम्स दिस वैल्यू। सो एन मल्टीप्लाइड बाय दिस होल वैल्यू, एम यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, मैं टर्म जो है ना एक्स की जगह मैं डॉट यूज कर रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं, मल्टीप्लाई का साइन था, मैं डॉट यूज कर रहा हूँ, कुछ तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है हम मल्टीप्लाई की जगह डॉट भी यूज कर सकते हैं। ऐसा ही है। मतलब हम फोर्स इंटू डिस्टेंस हम्म। लिखते हैं अगर, तो हम एफ डॉट डी भी लिखेंगे तो इसका मतलब सेम होता है। खैर, मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स और फिजिक्स में। अच्छा, ये बात तो समझ आती है। हमने टोटल फोर्स निकाल ली सारे पार्टिकल्स की, पहले हमने एक पार्टिकल की निकाली, उसके बाद हमने आगे जाके क्या किया, टोटल फोर्स निकाल ली सारे पार्टिकल्स की। फिर अगर मैं तुमसे बोलूं प्रेशर का, मुझे बताओ प्रेशर कितना लग रहा है इस बॉल के ऊपर। कैसे निकालोगे भाई प्रेशर ऑन वॉल, बॉल। हम्म। प्रेशर का क्या फॉर्मूला है जो हमें ओ लेवल से पता है? जी भाई, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, जल्दी जल्दी थोड़ा भाई। फोर्स इंटू एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हाँ, फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी। तो फोर्स ओवर एरिया, फोर्स तो हमने पिछले पार्ट में निकाल ली, जो कि है एन एम यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। डिवाइडेड बाय एरिया तो मैं हम इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया से, अगेन डॉट यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर तुम एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, बड़े गौर से नोटिस करना, कि डी और ए क्या है, डी मल्टीप्लाई बाय ए क्या है, एरिया इंटू डी क्या होता क्या? है, एरिया इंटू डी क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? ये चलो वॉल्यूम। एरिया इंटू, हाँ एरिया इंटू लेंथ भी जैसे वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस भी, डिस्टेंस भी तो एक लेंथ ही है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, वॉल्यूम। बिल्कुल। कि मतलब अगर एरिया मैंने लिया है, लेट्स से इस सरफेस का, फ्रंट वाली का, इसको मैं इसके डिस्टेंस डी से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सही है। तो यूजिंग दिस नॉलेज मैंने बोला कि मैं इसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ कि मेरे पास प्रेशर का फॉर्मूला अब क्या बन गया, प्रेशर का फॉर्मूला बन गया एन एम यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। कोई मसला इसमें? नहीं। वापस बताता हूँ हमने क्या क्या किया है अभी तक। हमने स्टार्ट किया था मोमेंटम निकालने से, मोमेंटम के बाद हमने टाइम कैलकुलेट किया एक पार्टिकल का, और उसके बाद एक पार्टिकल की फोर्स कैलकुलेट की। हमने कहा भाई एक पार्टिकल तो नहीं होता ना, एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो एन टाइम्स पार्टिकल होंगे, मतलब एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमने उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई एक पार्टिकल का इतना था तो एन पार्टिकल्स का कितना। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं भी आया तो तुम रेशो लगा लो कि भाई एक पार्टिकल का अगर इतना है तो एन पार्टिकल्स का कितना है। तो इस सिनारियो में भी क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ही हो रही होगी एन से। कर सकते हो तुम। फिर प्रेशर ऑन वॉल के लिए फोर्स ओवर एरिया निकाला, जो टोटल फोर्स है इसको डिवाइड कर दिया एरिया से, लेकिन डिस्टेंस भी हमारे पास ड्यू टू दिस फॉर्मूला नीचे आ गया, जिस इज वाई ये वॉल्यूम बन गया। तो प्रेशर हमारे पास इस फॉर्म में आ गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं एवरेज स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, अच्छा, एवरेज स्पीड, अच्छा बाय द वे, अभी ऑब्जेक्ट हमने अभी तक तो ये अज्यूम किया था ना, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते हैं?
जी भाई, क्या ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते हैं? नहीं। ये तो हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। भाई तो मतलब रियलिटी में तो हमने स्टार्ट तो जैसे भी किया, लेकिन मतलब ये तो हर जगह ट्रैवल कर रहे होंगे, नीचे भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है पार्टिकल, उधर भी कर रहा है, यूं भी कर रहा है, नीचे भी कर रहा है, हर तरह से ट्रैवल कर रहा है, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो इसका मतलब, अच्छा, हमारे पास मैथमेटिकली प्रूवन बात यह है कि हमारे पास सिर्फ तीन डायरेक्शंस में एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर सकता है। खुद वाई, से। जेड और एक्स, हाँ। एक्स वाई जेड तीन प्लेन्स में ट्रैवल कर सकते हैं ना, मतलब भाई एक्स और वाई के प्लेन में ट्रैवल कर रहा है तो यूं ट्रैवल कर रहा होगा, एक्स और जेड के प्लेन में ट्रैवल कर रहा है तो यूं कर रहा होगा, एक्स और जेड और एक्स के प्लेन में ट्रैवल कर रहा है तो यूं कर रहा होगा। तभी हमारा 360 डिग्री बनता है। इसके अलावा तो तो कोई राइट लेफ्ट अप डाउन नहीं होता? क्या? राइट लेफ्ट अप डाउन नहीं होता? नहीं ना, वो तो 2D होता है ना, हम 3D की बात कर रहे हैं, 360 डिग्री अच्छा, थोड़ी। सही है। अगर राइट लेफ्ट अप डाउन की बात कर रहे हो तो वो हमारे पास 360 डिग्री रोटेशन नहीं होगा। हम सारे प्लेन्स की बात करें, क्योंकि देखो अगर तुम राइट लेफ्ट अप डाउन कह रहे हो तो मतलब तुम एक 2D सर्फेस की बात कर रहे हो, सिर्फ इसके राइट लेफ्ट अप डाउन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बना दूं और मैं तुम्हें बोलूँ ये ऑब्जेक्ट यूं भी ट्रैवल कर रहा है, तो ये कौन सी सर्फेस है, तो पता ही नहीं पाओगे। तो ये हमारे पास इस वजह से जेड एक्सेस पढ़ना जरूरी होता है इसके लिए। तो जेड एक्सेस आ गया हमारे पास कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट है। बहरहाल, तो कंसिडरिंग कि हमारे पास ये तीन प्लेन में मूव कर सकता है, एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड प्लेन में, तो हमारे पास स्पीड भी सारे तीनों प्लेन में होगी। अब एक ऑब्जेक्ट एक वक्त में एक प्लेन में तो नहीं जा रहा होगा ना, अगर एक एक्स और वाई के प्लेन में मूव कर रहा है, वाई और एक्स के प्लेन बिल्कुल। में मूव कर रहा है, तो ये यूं भी कर रहा होगा, 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 इतनी सारी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो कहने का मकसद है हम इनकी एवरेज स्पीड कंसिडर करनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड। मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे हो कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, लेकिन सब समझ आएगा। एवरेज स्पीड इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं एवरेज स्पीड इन एक्स डायरेक्शन की तुमसे बात करूँ ना, तो अब स्पीड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं सी। सही है। मैं यहाँ पे एक सेकेंड। स्पीड के लिए हम सिंबल क्या यूज कर रहे हैं? सिंबल सी यूज कर रहे हैं। तो अच्छा, बल्कि हम स्पीड भी नहीं निकालते, मैं डायरेक्टली तुम्हें बता देता हूँ, एक स्टेप कम कर देता हूँ, हम एवरेज स्क्वायर स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, हम स्पीड का स्क्वायर निकाल रहे हैं, एवरेज स्क्वायर स्पीड इन एक्स डायरेक्शन। स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या हो गया, सी निकालना है हमें, लेकिन एक्स डायरेक्शन में निकालना है। तो हमें इसका स्क्वायर निकालना है, सही है, सी एक्स का स्क्वायर। इस चीज में तो कोई इशू नहीं है। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है मैं तुम्हें बाद में बताऊं। इसके साथ अब वो जाहिर है यू एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन दूसरी स्पीड भी क्या होगी? ये सी एक्स स्क्वायर कहाँ से है? स्पीड है ना, स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड को मैं सी बोल रहा हूँ। सही है। सही लेकिन है। speed हमें किस डायरेक्शन में चाहिए? एक्स डायरेक्शन में। और हम निकाल रहे हैं स्क्वायर स्पीड निकाल रहे हैं, स्क्वायर स्पीड का मतलब है सी एक्स का स्क्वायर। इसके लिए मैं समझ गया। सिंबल यूज कर रहा हूँ वो इस तरह कर रहा हूँ। जब हम 3 एक्सेस पे बात करेंगे तो हम इस तरह बात करेंगे। अच्छा, जाहिर है हमने बात निकाली थी एक पार्टिकल की स्पीड की। तो सिंस एक क्यूब भी है हमारे पास, स्पीड तो चेंज नहीं हो सकती ना, स्पीड तो सेम रहेगी। यू एक्स अगर यू एक्स में जा रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन में जाए एक्स डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड सेम रहेगी। हम तो सारी एक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, एक्स डायरेक्शन में तो स्पीड चेंज नहीं हो सकती। तो क्या होगा? हम्म। यू एक्स स्क्वायर है एक की स्पीड, लेट से यू एक्स स्क्वायर है दूसरे की स्पीड, यू एक्स स्क्वायर है तीसरे की स्पीड। अच्छा, मैं इसको यू एक्स वन फर्स्ट पार्टिकल, यू एक्स टू सेकेंड पार्टिकल, यू एक्स थ्री थर्ड पार्टिकल, फिर यू एक्स फोर फोर्थ पार्टिकल की स्पीड, सो ऑन एंड सो, पता नहीं कितने पार्टिकल्स हो एक्स डायरेक्शन में जो मूव कर रहे हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे हम एवरेज निकालते हैं, सबका सम डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी थे हमारे पास, ऐसे पार्टिकल्स का एवरेज निकालते हैं। इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ फॉर वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। इसको हम कॉपी करेंगे। अब क्या किया मैंने? एवरेज स्पीड इन वाई डायरेक्शन निकाल ली। वाई डायरेक्शन में कैसे आएगी? ये आ गया वाई। सही, अब वाई की भी सारी स्पीड सेम होंगी, वाई की स्पीड भी तो चेंज नहीं होंगी। सी वाई स्क्वायर। हम्म। यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया? वाई। यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया? वाई। वाई। और ये भी यू वाई डिवाइडेड बाय जितने भी हैं।
ये भी एक बात चले। सिमिलरली मैं जेड का नहीं लिख रहा मतलब, लेकिन एवरेज स्पीड इन जेड डायरेक्शन भी क्या रहेगी, इसी तरह निकलेगी, यू जेड स्क्वायर वन यू स्क्वायर टू थ्री फोर डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब अगर मैं तुमसे एवरेज स्पीड मांगूं सब डायरेक्शंस की मिला के, सही है, टोटल पूरी हमारी जो नेट स्पीड होगी, तो वो कितनी होगी? तुम इस तरह कह सकते हो कि नेट स्पीड हमारे पास, नेट स्क्वायर स्पीड क्या होगी हमारे पास, नेट स्क्वायर स्पीड कंसिडरिंग ऑल डायरेक्शंस, कंसिडरिंग ऑल डायरेक्शंस, तो भाई वो हमारे पास होगी क्या? अगर हमारे पास ये है सी, सिर्फ हमें सी, हमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो भाई इसमें सारी मेरे पास वो ऐड हो जाएंगी, सी स्क्वायर है बाय द वे, स्क्वायर स्पीड निकाल, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, इसमें कोई इशू? नहीं। मैंने अज्यूम किया सारी डायरेक्शंस है। हमारी एजम्पशन क्या है? आइडियल गैस है हमारे पास, हम इसमें एजम्पशन लेंगे। नहीं। अब ये वाला जितना पार्ट है ना, यहाँ से लेके डाउनवर्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ से पेपर में शो करने को बोलता है तुम्हें, कि तुमने पहली बात तो ये लिखी सी स्क्वायर, हमें अगर शो करना है तो सी स्क्वायर हमने बोला किसके बराबर है, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर के, तीनों डायरेक्शन की स्पीड्स वो हमारे पास एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी, नेट स्पीड के बराबर हो जाएगी। एजम्पशन हम लिखेंगे अब हमारी, एजम्पशन ये है सिंस ये एक आइडियल गैस है, तो भाई जो सी एक्स स्क्वायर है वही तो सी वाई स्क्वायर के बराबर है, हम्म। क्या गैस है, और वही किसके बराबर है, सी जेड स्क्वायर के, हाँ या ना? बिल्कुल। सही, क्योंकि भाई सब डायरेक्शन में स्पीड भी सेम हो गया, आइडियल गैस की बात करें। तो क्या मैं ये इस फॉर्मूला को वापस लिखता हूँ, तो ये सी स्क्वायर जो मैंने लिखा था यहाँ पे, सी एक्स स्क्वायर लिखा था, सी वाई स्क्वायर की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ वापस, सी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, सी जेड स्क्वायर की जगह भी वापस क्या लिख सकता हूँ, सी एक्स स्क्वायर। यहाँ ये बात समझ आ रही है बिल्कुल। कि मैंने क्या बोला, एजम्पशन है मेरी ये सारी सेम है, तो मैं एक्स की जगह भी एक्स लिखूंगा, वाई की जगह भी एक्स लिखूंगा, जेड की जगह भी एक्स लिखूंगा। मैं सबको वाई की फॉर्म में भी लिख सकता था, बट अभी मैं एक्स की फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये सी स्क्वायर जो है इन रियलिटी किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, 3 टाइम्स सी एक्स स्क्वायर के, हाँ या ना? इन सबको सही। एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मैं 3 को वहां जाके डिवाइड करा दूँ, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर के। इस चीज में कोई इशू? नहीं। वापस चलते हैं, आपने यहाँ मेरे भाई कुछ फरमाया था, जो फॉर्मूला ये बताया था आपने, ऐसा ही है? बिल्कुल। वापस से लिखते हैं प्रेशर के फॉर्मूला। हमने तो हमने प्रेशर के लिए बोला था कि प्रेशर हमारे पास किसके बराबर है, प्रेशर बराबर है एन एम यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी के, हाँ या ना? यही दिखाया ना मैंने तुम्हें ऊपर, बिल्कुल। एक्स के स्पीड का स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन, हमें तो पता है स्पीड का स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन क्या है, हम्म। मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, मैंने कहा सही है। तो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, एन एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा लेट मी मेक दिस मोर स्पेसिफिक, मैं यहाँ इसको 1/3 को ना अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे ये डिवाइड बाय 3 हो रहा है ना, चलो मैं इसको अलग से भी बाद में लिखता हूँ, पहले मैं तुम्हें दिखाऊँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो इस चीज़ में, कोई इशू? नहीं। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा जिस फॉर्म में तुम्हें ये दिखेगी भी हमेशा, v को मैं ऑपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये मेरे पास वॉल्यूम है, याद रखना, स्पीड नहीं है। तो ये कट जाएगा। नहीं कटेगा, नहीं क्यों कटेगा, वॉल्यूम आ जाके मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा सही है, अब पी के साथ करने हैं। हाँ। तो ये हो जाएगा 1/3 एन एम सी स्क्वायर, ये तुम्हें पेपर में ड्राइव करने को देता है, ये है वो चीज जो तुम्हें पेपर में ड्राइव करनी होगी। कहाँ से ड्राइव करनी होगी, इस पार्ट से, यहाँ इस से, बार अच्छा, इस बार। कि सी स्क्वायर बराबर है सी एक्स स्क्वायर सी वाई स्क्वायर और सी जेड स्क्वायर के, लेकिन हमारी एजम्पशन है कि सी एक्स स्क्वायर सी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर सेम है, सही है, जिसकी वजह से फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि हम सी स्क्वायर की जगह सारे सी एक्स स्क्वायर रख देंगे, इवेंचुअली हम सी स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस। फिर हमें प्रेशर के फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता होगा, प्रेशर के फॉर्मूला में इनपुट करेंगे तो हमारे पास 1/3 एन एम सी स्क्वायर आ गया, कोई इशू इस बात में? नहीं। पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा ये एन एम क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय मास, मास ऑफ वन पार्टिकल, हाँ या ना? बिल्कुल।
तो मैं अगर यहाँ पे तुम्हें लिख भी दूँ, पी मेरे पास क्या है, प्रेशर है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। वी मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है। एन क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बाय द वे मेरी वॉइस क्लियर है, मसला तो नहीं है? नहीं। अच्छा। मास मेरे पास क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल। और सी स्क्वायर क्या है, इसका टर्म तुम्हें पता होना चाहिए, इसको कहते क्या है। ये जिस तरह हमने इसको लिखा है, इसका केक हमारे पास कहलाता है मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड। तुम इसको आगे भी देखोगे चैप्टर में कुछ। और अच्छा, अब बात ये है कि अगर तुम देखो, तो भाई ये मेरे पास क्या है, मैस है ना, टोटल मैस है। हम्म। हाँ या ना? बिल्कुल। अगर मैं डेंसिटी की तुमसे बात करूं, तो डेंसिटी मेरे पास किसके बराबर होता है, मैस ओवर वॉल्यूम के। तो ये टोटल मैस है। तो अगर तुमसे बोलूं कि मैं एन एम ओवर वी कर दूं, तो मैं मुझे डेंसिटी मिल जाएगी इससे। हम्म। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, इसकी एक और फॉर्म जो होगी ना, कि अगर वी तुम वहां जाके डिवाइड करा दो ऑपोजिट साइड पे, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, पी इज इक्वल्स टू 1/3 एन एम वी सी स्क्वायर। और एन एम टोटल मास डिवाइडेड बाई वी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास डेंसिटी बन जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू 1/3 डेंसिटी टाइम्स सी स्क्वायर। एग्जामिनर तुमसे कुछ भी ड्राइव करवा सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो एग्जामिनर तुम्हें बोल सकता है इस फॉर्म में, डेंसिटी की फॉर्म में ड्राइव करके दो। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने तुम्हें एक पार्ट पढ़ाया, इसलिए मैंने तुम्हें दोनों पढ़ा दिया। समझ आई ये बात? सही है। दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है ना, कि बस मैंने एन एम और हम्म। डिवाइड कराया तो वो डेंसिटी बन गया मेरे पास। बिल्कुल। फिर रिपीट कर देता हूँ, इतनी बड़ी हमने डेरिवेशन पढ़ी है, तुम्हें सब कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब तुम्हें समझ लिया, वेल एंड गुड। अगर कोई एग्जामिनर जाहिर है आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कभी नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है, तभी मैंने तुम्हें हर चीज़ पढ़ाई है। लेकिन जाहिर है आज से पहले कभी क्या नहीं आया कभी? ये वाली चीज़ें जो मैंने पूरी डेरिवेशन पढ़ाई है, ये टेस्ट नहीं है कि तुम पहले एक को कंसिडर करो, फिर उनके रिजल्टेंट फोर्स निकालो, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल कंसिडर करो, प्रेशर लो, फिर सारी स्पीड की डायरेक्शन लो। एग्जामिनर हमेशा टेस्ट करते हैं यहाँ इस पार्ट से। ठीक है, हमेशा से उसने टेस्ट किया इस पार्ट से। लेकिन भाई तुम्हें किस पार्ट से? इस पार्ट से भाई इससे पहले वाला कभी टेस्ट नहीं हुआ? नहीं, लेकिन जाहिर है तुम्हें पहले वाली की नॉलेज ही नहीं होती। मैं तुम्हें डायरेक्ट अगर इस पार्ट से पढ़ाता, तुम मुझसे बोलते भाई क्या बातें कर रहे हो, ये सी क्या है, और ये भाई ये क्या एजम्पशन आ गई है मेरे पास, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और फिर तुम बोलते कि भाई हम्म। ये कहाँ से आ गया अचानक से। सही है, तो तुम्हें ये बातें कुछ समझ, बिल्कुल। इस वजह से मेरा पढ़ाना वो जरूरी था। और जाहिर है सिलेबस में है, तो तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा अगेन। लेकिन टेस्ट क्या करता है एग्जामिनर, इस पार्ट से करता है। वो बोलता है इस पार्ट को शो करते हुए मुझे दिखाओ कि मेरे पास ये इसके बराबर है। और तुम इजीली शो कर देते हो, ऐसा मसला नहीं होता, 3 मार्क का होता है। ठीक है, तुम पास पेपर्स देखोगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है इसका। भाई यहाँ तक कोई इशू? नहीं। पक्की बात है? पक्की बात। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि वो कहता है शो दैट द इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी के लिए हम यू यूज करते हैं। यू जो है वो बराबर है 3/2 कैपिटल एन के टी के। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता है तुम्हें, आईजीसीएस? नहीं। इंटरनल एनर्जी कहते हैं यू इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है। सही। हम आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं, क्या हमारे पास कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स है? हम्म। सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है हमने? नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब नो सही स्टेट है। अपॉन कंप्रेशन। इसका मतलब कोई हमारे पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। अगर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होती, ये हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि नो इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो फॉर दिस चैप्टर ओनली
क्योंकि हम आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं जिनके अंदर हमने बोला है देर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मतलब यू किसके बराबर है, हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर है, पूरी की पूरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर नेट काइनेटिक एनर्जी के बराबर। कोई इशू, कोई मसला इसमें? नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वन अपॉन काइनेटिक का वन अपॉन एम वी स्क्वायर। 1/2 mv²। ठीक है। वेलोसिटी तुमने अभी बोला कि वेलोसिटी तो हमारे पास क्या है, स्पीड है, और स्पीड हम c² से लेबल कर रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। मास क्या है हमारे पास, जो हमारा मास है वो हमारे पास सिर्फ m नहीं है, वो nm है। m तो हमने बोला था हम्म। पार्टिकल का मास, हम तो टोटल पार्टिकल्स कंसिडर कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, nm। कोई इशू इसमें? नहीं। ठीक है। इस बात को अभी यहाँ तक रख। फिर अ, तुमने मुझे एक बात और बोली, और तुमने मुझे वो बात ये बोली कि भाई पीवीवी हमने अभी कैलकुलेट किया, पीवी किसके बराबर है, 1/3 nmc²। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस 3 को ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूँ, तो ये 3 पीवी बन गया, ऐसा ही है। बिल्कुल। यहाँ पे भी nmc² है, यहाँ पे भी nmc² है, क्या मैं दोनों nmc² को इक्वेट कर सकता हूँ, कंसिडरिंग ये 2 को भी मैं काइनेटिक एनर्जी वाली साइड पे ले जाऊँ? मतलब बिल्कुल। मैं अगर स्टार्ट में ही लेके होता, ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता, ये 2e के हो हम्म। जाता, ये 2e के हो जाता, और यहाँ पे मेरे पास क्या रहता, अगर मैं इसमें इरेज कर दूँ, मैं यहाँ में mv² लिखता, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचता, nmc² बचता बस। अब तुम देखो, बिल्कुल। nmc² दोनों बराबर हैं, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि nmc² इज इक्वल्स टू nmc², दोनों। एक nmc² किसके बराबर आ रहा है, 2e के, दूसरा किसके बराबर आ रहा है, 3pv के। कोई मसला इसमें? जी भाई, कोई मसला? नहीं। फिर मेरा आपसे सवाल, हमने अभी बोला कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी के, तो क्या इस ई के की जगह यू लिख दूं? जी भाई, हम्म। ईके की जगह मैंने यू लिख दिया, जो कि इंटरनल एनर्जी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी है मेरी इंटरनल एनर्जी है। 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 पीवी। पीवी किसके बराबर होता है, पीवी होता है nRT के बराबर, या पीवी होता है nKT के बराबर। जो हमें शो करना है उसमें वो क्या कह रहा है, शो करने के लिए nKT की फॉर्म में शो करो, तो मैंने पीवी की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे, कैपिटल nKT। कोई मसला? और ये मैंने कर दिया इसको शो। सही है। भाई समझ आया आपको ये पूरा? थोड़ा थोड़ा है तो मैं खुद से लिखूंगा ना एक बार तो पूरा हो जाएगा। हाँ, खुद से लाजमी तौर पे लिखना पड़ेगा। स्टार्ट हमने कैसे किया, मैं फिर से समझा देता हूँ। हमने कहा इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि हम्म। इंटरमोलिक्यूल्स नहीं है। तो हमने बोला भाई सही। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। फिर हमने बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। हाफ को हम दूसरी 2 को दूसरी साइड पे ले गए, तो 2e k = mv²। सही है। हमने बोला v² किसके बराबर है इस चैप्टर में, c² के, और मास हम किसका कंसिडर करेंगे, टोटल मास, और टोटल मास कैसे आएगा, nm हमने निकाला, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन पार्टिकल। nmc² के लिए एक इक्वेशन बन गई, जो कि किसके बराबर आ गया, मैं यहाँ लिख भी दूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, यह बराबर आ गया 2e के। सही है। फिर सही क्या, है। फिर हमने बोला भाई PV = 1/3 nmv² होता है, हमने पिछले पार्ट में ड्राइव किया इसको, 3 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी nmc²। अब ये भी nmc² है, ये भी nmc² है, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, nmc² = nmc²। एक nmc² किसके बराबर था, 2e के, 2e आ गया। एक nmc² किसके बराबर था, 3pv के, pv आ गया। इवेंचुअली हमने पीवी की जगह क्या डाल दिया, nkt, nkt डाल दिया, और हमारी इक्वेशन ड्राइव हो गई, जो उसने हमें बोला था शो करो। उसने ये बोला था शो करने के लिए। U = 3/2 nkt हमने लिख दिया यहाँ पे, U = 3/2 nkt। बात सारी ये थी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की जगह हमें यू यूज़ करना था। क्यों, क्योंकि सही हमारी है। काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी है इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज आइडियल गैसेस हैव नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कोई मसला? नहीं। ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम अटेम्प्ट करोगे। 0.12 ग्राम ऑफ helium is contained
in a vessel of volume 750 centimeter cube. Calculate ए पार्ट में मैं तुमसे कह रहा हूँ प्रेशर exerted by the gas when the atoms have a mean speed of 1500 मीटर पर सेकंड. गो अहेड भाई, ट्राई दिस आउट. मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ इसको अटेम्प्ट करने के लिए. मीन वाइल मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, जब तक तुम कर. हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे. हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं अप्लाई करने के लिए. उनमें से हम एक फार्मूला चूज करेंगे. हम फार्मूला चूज जो कर रहे हैं वो है ये वाला, पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 NM C². अच्छा, तो अगर मैं जाऊँ ए पार्ट में, मैं अप्लाई करता हूँ पी वी इज इक्वल टू NM 1/3 NM C². मुझे ये बात पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय मास, मतलब ये टोटल मास है किसका, गैस का. तो अगर मुझे इसने 0.12 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है इसने मुझे सिर्फ मास दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय मास दिया है. ये मास ऑफ वन एटम तो उसने नहीं बताया ना मुझे हीलियम का, टोटल मास बताया हम्म। गैस का. तो हम NM की जगह 0.12 इनपुट करेंगे. तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम यहाँ पे जब वैल्यूज डालेंगे तो प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम निकालना है. मैं अगेन डॉट यूज कर रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई 750. 750 का क्या मतलब होगा, 750 सेंटीमीटर क्यूब को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, तो डिवाइड बाय 1000 का क्यूब. ये करेंगे हम. हम्म। तो ये इज इक्वल टू 1/3 NM की जगह मैं डायरेक्टली 0.12 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय व्हाट 1000, क्योंकि मुझे किलोग्राम्स में चाहिए. और C² मुझे ऑलरेडी पता है, विच इज व्हाट, सी मुझे पता है ऑलरेडी, C² नहीं पता, विच इज डिवाइड बाय 1500 का स्क्वायर. एंड इवेंचुअली मैं क्या करूंगा, इससे प्रेशर क्या लूंगा, मेरे पास प्रेशर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल्स. दैट इज इट. सही। बी पार्ट में हम क्या करें, ओके। बी पार्ट में हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी. मैं ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता देता हूँ उसमें करना है. टोटल एनर्जी के लिए, बल्कि चलो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है. टोटल एनर्जी अगर तुम्हें फाइंड करनी होगी तो तुम क्या यूज करोगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही मेरे पास यू है, इजंट इट, इंटरनल एनर्जी. हम्म। अच्छा, मैं टोटल इंटरनल एनर्जी लिखना था यहाँ, अगर तुमसे टोटल इंटरनल एनर्जी है. तो तुम स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि तुम बोलो मेरे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो तो एक्चुअली इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. तो अच्छा, तुम ये बात यहाँ पेपर में मेंशन कर देना कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज जीरो, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए. नॉर्मली एग्जामिनर इस चीज़ का मार्क देता है, अगर तुम ये ना लिखो तो इसका मार्क काट लेता है, क्योंकि वो बोलेगा तुमने किस तरह से बोल लिया कि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, कहाँ लिखा है इसे. तुम बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल सही। काइनेटिक एनर्जी, सच दैट कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपना, जो कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ NC². तो अगर मैं एक इनपुट करूंगा तो 1/2 NM मुझे पता है कितना है, 0.12 डिवाइडेड बाय 1000, सही है, मल्टीप्लाइड बाय C² विच इज क्योट, विच इज 1500 का स्क्वायर. तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर है दैट वुड बी. कैलकुलेट करो, जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है, मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ. और भी बाकी है। एक सी पार्ट है बस इसका, लास्ट. वो है टेम्परेचर ऑफ गैस. चलो तुम रहने दो कैलकुलेशन, तुम बस कर लोगे ना, तुम्हें समझ आ गया ना सॉल्यूशन ये तुम्हारा. हम्म। टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस निकालनी है तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, तुम बताओ. तुम्हारे पास प्रेशर भी है, तुमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया, तुम्हारे पास वॉल्यूम भी मौजूद. प्रेशर भी है, हमारे पास वॉल्यूम भी होगा। NKT NRT NKT जो भी लगा ले। जो भी लगा लो, बिल्कुल. मैं क्या कर सकता हूँ अप्लाई, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी भी कर सकता हूँ और पीवी इज इक्वल्स टू एनकेटी भी कर सकता हूँ. पीवी बिल्कुल।
एनआरटी अप्लाई कर दूंगा, बस क्या होगा, मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे, पहले कर लेना मोल्स फाइंड। एनआरटी कर लेते हैं, एनकेटी कर लेते हैं, उससे ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बिल्कुल पड़ेगी जरूरत को, तुम्हें ये तो उसने अच्छा सही है। बताया ना, एक मास, एक उसका मास नहीं बताया हुआ, तुम्हें निकालने तो पार्टिकल्स, ये ज्यादा इजियर रहेगा तुम्हें अगर तुम एनआरटी यूज करते हो, क्योंकि तुम्हें हीलियम पता है, तुम हीलियम का मास पता है, तुम मास ओवर एमआर कर दोगे इसका, जो कि 4 होता है हमारे पास हीलियम का, तो तुम्हारे पास मोल्स आ जाएंगे, जो भी मोल्स तुम आएंगे तुम वो यहाँ इनपुट कर दोगे। मतलब अगर मैं लिखूँ तो प्रेशर मेरे पास जो मैंने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया है वो है 1.2 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरे पास कितना था, 750 था, डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा क्यू, बिकॉज मुझे मीटर क्यूब में जाना है, इज इक्वल्स टू द मोल्स, तो मास ओवर एम आर, एम आर कितना हीलियम का 4, मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ आर विच इज 8.31, एंड इवेंचुअली मैं टेम्परेचर फाइंड कर लूंगा जो कि किस में आएगा, केल्विन। सही है, ये बात समझ आई। सही है। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। एक मुझे पूछना बस ये था कि ना, कि अगर ये जो केमिकल के जो सिंबल होंगे और वो जो उनके एटॉमिक मास और नंबर होगा, तो हम्म। वो पेपर में गिवन आएगा कि वो प्रोडक्टेबल, तो सिर्फ केमिस्ट्री के पेपर में आता है मेरे ख्याल से। देखो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हीलियम जैसी चीज आ जाए तो हीलियम तो तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए ना। हीलियम तो मैं नहीं बताएगा कि हीलियम जो है मेरे पास 4 होता है, क्योंकि तुम्हें ये ऑलरेडी बात पता है, हीलियम हम अल्फा के लिए भी यूज करते हैं जबकि 4 2 होता है। तो उसने तुम्हें एएस में भी कभी नहीं बताई ये बात, तो तुम्हें ए2 में क्यों बताएगा। लेकिन कोई और चीज दे देता है, जैसे क्रोमियम दे देता है, कुछ भी दे देता है, तो वो तुम्हें जाहिर सी बात है बताएगा। ठीक है, नहीं, जैसे वो पेपर में तो बंदा अच्छी अच्छी चीजें भूल जाता है फिर। हीलियम नहीं भूलना भाई, हीलियम सबसे कॉमन है, हीलियम नहीं भूलना है आपने। सही है, कार्बन अगर देता है तो अगर वो आइसोटोप या कुछ जिक्र नहीं करता तो आपको पता चाहिए कार्बन कितना है, 12 है। सही है, ऑक्सीजन कितना है, 16 है। तो इस तरह मतलब ये छोटी मोटी चीजें कुछ आपको पता होनी चाहिए। अव्वल तो ये होता है कि वो एग्जामिनर बता देता है, बट हीलियम वो डेफिनेटली नहीं बताया। हीलियम वो बताने का हक भी नहीं रखता, बिकॉज अगेन आपको एज अल्फा की वजह से ये पता है कि ये क्या होता है, 4 2। ठीक है, तो मतलब हीलियम में हमारे पास कितना है, हीलियम का एटॉमिक मास हमारे पास 4 है। ठीक है, एटॉमिक मास या मास नंबर जो भी बोले। क्लियर है ये बात, कोई इशू इसमें। नहीं।